स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो 18वीं लोकसभा का सबसे हॉट इशू कहा जा सकता है, और वो है आरक्षण का मुद्दा। संविधान में बदलाव होगा नहीं होगा, लेकिन फिलहाल इसी को लेकर के देश का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। कहीं किसी सभा से देख लीजिए आप, आरक्षण का मुद्दा कहीं ना कहीं आ ही जाता है घूम फिर करके। विकास का एजेंडा गौण है, जनहित के मुद्दे गौण हैं, लेकिन मुद्दा केवल एक ही है कि संविधान में बदलाव हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। एक पार्टी को ये सफाई देनी पड़ रही है कि संविधान से कोई कीमत पे छेड़छाड़ नहीं होगी, आरक्षण को कोई खत्म नहीं कर सकता। लेकिन ये मुझे लगता है कि भविष्य की एक बड़ी बहस होगी कि आरक्षण को भी कोई खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि संविधान भी इस बात की इजाज़त देता है। ये तो फेजेज में हैं चीज़ें, और व्यवस्था भी इसी तरह से की गई थी। खैर, हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा के लिए विधिवेता अजय जैन साहब हैं, कांग्रेस से भरत मेघवाल साहब हैं, और श्याम जा साहब हमारे साथ भाजपा से हैं। सर, जैन साहब आपके पास में आना चाहूँगा। ये तो राजनीतिक दलों का अपने एक वोट बटोरने का एक एजेंडा हुआ कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान में बदलाव हो जाएगा, नहीं होगा। लेकिन वाकई इस पूरे मुद्दे पर कानून और आम जनता का सरोकार क्या कहता है? क्योंकि मूल आरक्षण की अगर भावना भी हम देखें संविधान में, तो मुझे नहीं लगता कि बनाने वालों ने भी ये नहीं सोचा होगा कि आरक्षण के मुद्दे की इस तरह से दुर्गति होगी। दुर्गति शब्द का प्रयोग इस वजह से कर रहा हूं मैं कि इससे सामाजिक न्याय का सिद्धांत काफ़ी हद तक बना और पूरा भी हुआ। लेकिन अब जिस तरह से सामाजिक न्याय का एजेंडा रह गया वोट बटोरना, तो आपको लगता है कि इसमें दूसरे हित भी कहीं मारे जा रहे हैं? संविधान सभा की डिबेट्स को हम देखें तो संविधान सभा की डिबेट्स में आरक्षण देते समय ही तब संविधान निर्माताओं का ये विचार था कि देश में शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, अनुसूचित जाति हैं, जनजाति है, उनको हमें बराबरी पर लाना है। इसलिए हमारा संविधान का जो मूल सिद्धांत है सबको बराबर का हक मिले, उसके विपरीत जाकर उसमें कुछ डेंट कर सबको बराबरी पर लाने के लिए हम आरक्षण का प्रावधान कर रहे हैं। और ये तब तक रहेगा जब ये विधानसभा और लोकसभा में तो इसको 10-10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था, और इसलिए कहा था कि भाई जब तक मूल भावना ये थी कि जब तक ये सब लोग बराबरी पर नहीं आ जाएं, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, तब तक इस आरक्षण की सुविधा दी जाए। क्योंकि एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, लंबे डिस्कशन हुए थे कि भाई हजारों सालों से कुछ वर्ग उपेक्षित रहे हैं, उनके साथ भेदभाव किया गया है, इसलिए बराबरी पर लाने के लिए ये किया। शायद संविधान निर्माताओं ने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि आरक्षण और या पिछड़ों को बराबर लाने का मुद्दा कभी राजनीति का रंग भी ले जाएगा। जहाँ तक राजनीतिक दलों की बात है, कुछ राजनीतिक दल जो जिसे मंडल ग्रुप आप कह सकते हैं, वो हमेशा से राजनीति के इसके ओबीसी कमीशन या ओबीसी के रिजर्वेशंस के पक्ष में रहे, SC ST के रिजर्वेशंस तो अब बैकग्राउंड में चले गए, उसको तो कहीं कोई चुनौती या विवाद होने का प्रश्न ही नहीं होता। परंतु अगर आप जिस समय मंडल कमीशन आया था उस टाइम की रिपोर्ट्स को देखेंगे तो सब लोग जानते हैं कि उस टाइम क्या हुआ था। मंडल के मुकाबले का मंडल लाया गया था, क्योंकि आरक्षण एक ऐसा प्रश्न है जिसका खुला विरोध कोई भी राजनीतिक दल नहीं कर सकता है। ये एक क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग इससे प्रभावित है। हिंदुस्तान में ये सच्चाई है कि आज भी 70% या 50% से अधिक जनसंख्या पिछड़ी हुई है, चाहे वो दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे ओबीसी, और उनको बराबरी पर लाने का हक है। इसीलिए खुले रूप से तो किसी ने कभी विरोध नहीं किया। पर ये तो सही है कि मंडल के मुकाबले का मंडल आया था, तो जनता इस बात को समझती है। इसलिए इस बार जैसे ही 400 पार की बात हुई, ये अपना आप एक फिजा बन गई कि ये इसलिए लाया जा रहा है। हालांकि किसी ने नहीं कहा, किसी भी राजनीतिक दल ने ये नहीं कहा, बल्कि राजनीतिक दलों ने तो यही कहा कि आरक्षण का हम कभी विरोध नहीं करेंगे। तो इस प्रकार, परंतु आरक्षण का सीधा संबंध सामाजिक असमानता से है, और जब तक सामाजिक असमानता है तब तक आरक्षण देश से नहीं जा सकता। बिल्कुल, इसमें कोई संदेह भी नहीं है। एक इतना सेंसिटिव इशू है ये। आपको ध्यान होगा कि 2018 2 अप्रैल जब सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी कर दिया था, उसके बाद में भारत बंद की स्थितियां बनी और कितनी आगजनी घटनाएं और बहुत सारी बातें हुई। उसके बाद में हर राजनीतिक दल ने पैरवी भी करना शुरू कर दी कि हमारे जीते जिसको कोई खत्म नहीं कर सकता। ये देखिए, एक सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है,
ये एक मधुमक्खी का ऐसा छत्ता है जिसके नीचे खड़ा होकर पत्थर कोई नहीं मारना चाहता। ये सबसे बड़ी बात ये एक लाइन की है। आज भी दलितों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी स्थिति आज़ादी के इतने साल बाद भी बाहर नहीं निकली, जबकि कारण यही था कि एक समानता में लाया जाना चाहिए था, एक सामाजिक न्याय के सिद्धांत के तहत इस लाया गया था, जरूरत थी, इसको कोई खारिज नहीं कर सकता। लेकिन स्थितियाँ आज भी बनी हैं कि जैसे एक आरोप लगते हैं राजनीति में कि पैसे वाले वाले बनते जा रहे हैं, गरीब गरीब बनता जा रहा है, उसमें भी एक खाई बनती जा रही है। 1-8% को छोड़ दीजिए कि जो अपने बूते कैसे भी करके और पढ़ाई करके और पहुंच रहा है, वो मुझे लगता है कि इतना टैलेंट है कि वो विषम परिस्थितियों को पार करते हुए वहाँ तक पहुँच रहा है। खैर, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं करता। बस चर्चा एक ही हो सकती है कि अगर आरक्षण के तड़के में कहीं कुछ ऐसा नुस्खा और डाल दिया जाए जिससे बहुसंख्यक और अल्पसंख्यकों के अंदर भी थोड़ा ठहराव पैदा हो, उस और मुद्दा डाइवर्ट होता जा रहा है। भरत, आपके पास में आना चाहूँगा। बीजेपी लगातार ये बात कह रही है कि हमने कभी नहीं कहा कि आरक्षण को खत्म किया जाएगा, संविधान में संशोधित किया जाएगा। आप लोग लगातार घेरने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो अगर बात संविधान की जाए तो बाबा साहब का सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य आरक्षण SC ST या OBC के लिए नहीं था। आज संविधान को बनाया गया ताकि इस देश को सुचारू रूप से चलाया जा सके, उन सभी मौलिक अधिकारों को बनाया रखा जा सके जो मौलिक अधिकार इस देश के नागरिकों को मिलना चाहिए। लेकिन अभी जिस तरीके से सर ने बात कही कि ये बात कहाँ से शुरू हुई, ये बात शुरू हुई भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के मुँह से। और एक नहीं, एक से अनेक ऐसे मैं सांसद आपको बता दूंगा जिन्होंने ये कहा। अनंत कुमार हेगड़े ने कर्नाटक से बीजेपी के जो सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने कहा कि अगर 400 पार यानी कि 2/3 बहुमत अगर हमको मिलेगा तो हम संविधान को बदलेंगे। अरुण गोविल जो मेरठ से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार है, उन्होंने अभी कहा। लल्लू सिंह जो फैजाबाद से बीजेपी के सांसद है, उन्होंने कहा। और इसके अलावा ज्योति मिर्धा नागौर से जो बीजेपी की लोकसभा उम्मीदवार है, उन्होंने अभी ये बात की कि 400 पार हम इसलिए चाहते हैं ताकि संविधान को बदला जाए। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 2015 में RSS के संचालक मोहन भागवत ने आरक्षण की खिलाफत की। 2017 में RSS नेता मनमोहन वेद ने कहा। 2018 में बीजेपी के सांसद CP ठाकुर ने दलित आरक्षण का विरोध किया। और 2021 में भी हिमाचल प्रदेश के जो पूर्व बीजेपी CM थे, उन्होंने कहा कि अब जाति आधारित आरक्षण को खत्म करने का समय आ गया है। और जो इनके ट्विटर में झूठ प्रचार के हैंडल है अमित मालवीय जी, उनके ट्विटर पर भी आपको उस समय ये चीजें मिलेंगी जो कि अब डिलीट हो चुकी हैं। तो लेकिन 2015 का जो आप जिक्र कर रहे हैं, मोहन भागवत ने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले, हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव का मुझे नहीं लगता उस समय को समय, लेकिन हाँ, मुद्दा डाइवर्ट हो गया था और उसे तुरंत कैप्चर कर लिया था JDU और RJD ने, जो JDU अभी बीजेपी के साथ में है। उस समय कहा था कि वक्त आया है कि अब इसकी समीक्षा होनी चाहिए। वो किस परिप्रेक्ष्य में कहा, तो उन्होंने कहा भी था कि इसको घुमा फिरा के विरोध नहीं किया था, आरक्षण को खत्म करने की बात नहीं की थी, समीक्षा की बात कही थी उन्होंने। देखिए, अभी जिस तरीके से सर ने कहा कि कोई भी राजनीतिक पार्टी प्रत्यक्ष रूप से इस बात को नहीं कह सकती कि आरक्षण को खत्म करना चाहिए, क्योंकि वोटों की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी करती है वो ये जानती है। लेकिन कहीं ना कहीं आज देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को इस बात का डर है कि जातीय आधारित संविधान को खत्म करने की जो वो बात कर रहे हैं, वहां से उनकी जो कुर्सी है या जो सत्ता है वो खिसकती जा रही है। क्योंकि आज प्रथम चरण के बाद जो मुद्दे हैं, वो जो मेन मुद्दे आपने कहा होने चाहिए थे विकास के, वो सब गौण हो चुके हैं और बार बार आरक्षण का नाम लिया जा रहा है। और हमने देखा कि किस तरीके से एक वीडियो भी प्रचलित हो रहा है अमित शाह जी का, जो बाद में अब ये कह रहे हैं कि वो फेक वीडियो है, हमने उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र था, दोहरापन था, वो सामने आ चुका है कि ये किस तरीके से संविधान की अवहेलना करते हैं। आपने देखा कि संविधान में इन्होंने कितने सारे बदलाव किए, संविधान को बदलाव करके ये बिल को बदल देते हैं, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये हावी हो गए। क्योंकि निश्चित तौर पर जब संसद में आपका बहुमत 2/3 से ज्यादा होता है तो सुप्रीम कोर्ट भी आपके अधीन हो जाता है। आप चाहकर भी कई ऐसी चीजें कर जाते हैं जो सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहता। और इसी का परिणाम है कि आज देश के अंदर चाहे वो जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, जो लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, वो सब ये समझ चुके हैं कि 2/3 बहुमत 400 पार का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस देश के अंदर वो सब चीजें लाना चाहती है। अगर आपको ध्यान हो तो एक केशवानंद भारती जी का केस था, उस केस के अंदर जिस तरीके से परिवर्तन हुए थे, तब सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही थी कि संविधान की मूल भावना के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं हो सकती, चाहे कितने ही आपके पास बहुमत क्यों ना हो। तो अगर ये भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि संविधान की मूल भावना को समाप्त कर देगी, तो वो कभी भी संभव नहीं हो सकता। मैं श्याम जी आपके पास में आना चाहूंगा। आपके 400 पार का जो नारा है, उसको लेके विपक्ष ने उसके साथ में जोड़ा है कि बीजेपी के नेता, कुछ आपके नेताओं के भी बयान जल्दबाजी के संविधान को लेकर के। अब आपको लगता है कि ये बयान और आंकड़ा
एक बीजेपी के लिए मुसीबत बन गया है, विपक्ष के अंदाज से जिस तरह से घेरने की कोशिश कर रहा है? देखिए योगेंद्र जी, मैं आपको बता दूं कि कहीं भी भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट में इस तरह की बात नहीं की। जिस प्रकार से झूठ का जो भ्रम फैलाया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा, किस प्रकार से आप देखिए, झूठ की शुरुआत राहुल गांधी जी की जो पार्टी है, वो राहुल गांधी जी आते हैं 10 दिन में कर्जा माफ़ की बात करते हैं, झूठ वहाँ से चालू हुआ और वो उसी की कड़ी में झूठ बोलते ही चले गए। और आज वो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं, बेतुकी बात करने की बात। इस आप देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आरक्षण खत्म नहीं हो सकता और संविधान नहीं बदला जा सकता, ये स्पष्ट रूप से कहा है। और भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सरकार, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उस समय भी आरक्षण के विषय में जो उसका जो टाइमिंग फ्रेम बढ़ाने का था, और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में टाइमिंग फ्रेम बढ़ाया गया। हम तो खुद चाहते हैं कि जो शोषित वंचित जो लोग हैं, जो आज भी समानांतर स्थिति में नहीं आए हैं, वो उनको समानांतर स्थिति में लाया जाए। तो कहीं भी इस तरह की बात नहीं है। लेकिन जो राजनीति, झूठ की राजनीति जो कांग्रेस कर रही है, जिस प्रकार से बार बार झूठ बोल करके, जबकि स्पष्ट रूप से आपने भी कई वीडियोस देखे होंगे, भाषण सुने होंगे प्रधानमंत्री मोदी जी के, अमित शाह जी के, भागवत जी के, सभी जगह आरक्षण खत्म करने जैसी कोई भी बात नहीं कही गई। सभी जगह आरक्षण और संविधान बना रहने के लिए बात की गई है। लेकिन आप जिस प्रकार से कांग्रेस को एक डर है, जो खौफ है हार का, कि पिछली बार से भी जो कम सीटें आने वाली है कांग्रेस की, तो उसको देख करके कहीं ना कहीं ये अवसाद में आकर के इस तरह के झूठ फैलाने में लग गए हैं, ताकि किसी भी प्रकार से येन केन सच झूठ कैसे भी करके लोगों को बरगला करके। और लेकिन आप ये मान के चलिए, ये कहीं भी सफल नहीं होंगे। पिछली बार भी इनका नेता प्रतिपक्ष नहीं था, और इस बार तो और भी बुरी स्थिति होने वाली है। कितना भी झूठ और भ्रम फैलाने की कोशिश करें, जनता सब जानती है, जनता सब समझती है। जी, लेकिन इसमें बीजेपी को सफाई क्यों देनी पड़ रही है कि 400 का जो नारा है अनंत हेगड़े जी के और लल्लू सिंह जी के बयान को लेकर के कोट कर रहे हैं ये लोग? एक तो बात हुई है। दूसरी बात, आरक्षण और संविधान को डाइवर्ट क्यों कर दिया गया, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो? मुद्दे तो बहुत सारे थे। देखिए, एक बहुत बड़ा वर्ग है, जैसा कि अभी जैन साहब ने कहा, जो पिछड़े, दलित और आदिवासी, ऐसा करके बहुत बड़ा वर्ग है। उनको कैसे भी भ्रम के जाल में फंसा करके ये वोट समेटने की जो राजनीति है, इसलिए इन्होंने एक पत्ता फेंका कि ये झूठ फैलाओ। जो इनका आईटी सेल है, वो इस झूठ को फैलाने में, सोशल मीडिया टीम इनकी झूठ को फैलाने में लग गई, ताकि एक जो बहुत बड़ा तबका है उनके वोट ये समेट सके। लेकिन आप ये मान के चलिए, आजकल आधुनिक युग है, सोशल मीडिया का ज़माना है, हर आदमी समझदार है, हर आदमी हर चीज़ को क्रॉस चेक करता है, वेरीफाई करता है, उसके बाद उसका यथार्थ निर्णय लेता है। जी, चलिए मैं जैन साहब के पास में जाना चाहता हूँ। सर चलिए, ये तो एक सियासी फसल काट, वोट की फसल काटने के लिए एक सियासी शगुफा कहूँगा मैं इसे, सभी राजनीतिक दिल का जैसे दाव लग रहा है वो वैसे ही कोशिश कर रहा है, और मंच से कोई कुछ भी बोले जा रहा है। और ऐसे में इलेक्शन कमीशन का खैर खुद का काम है, वो देखे कि कौन क्या कह रहा है। क्या लगता है आपको कि जो लोग वंचित वर्ग है, आरक्षण का मतलब ही वंचित वर्ग, इस बात को लेकर कई बार बहस भी हो चुकी, लेकिन मूल जो धारणा और भावना है, जो ड्रामा अब चल रहा है देश में, उससे तो आपको लगता है कि भटक जाएगा, उसकी तो उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए अब? देखिए, आरक्षण के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि आरक्षण का राजनीतिकरण ज़्यादा कर दिया गया है, और जिसका दुष्परिणाम ये रहा है कि कई वंचित वर्ग जिनको वास्तव में लाभ मिलना चाहिए था, वो लाभ नहीं मिलना चाहा। बल्कि कई रिपोर्ट्स जो सोशल सर्वेज आए, और बल्कि राजस्थान हाईकोर्ट के भी एक जजमेंट में जस्टिस मनीष भंडारी ने इस बात को पॉइंट किया था कि कुछ गिने चुने सेक्शंस को और कुछ गिने चुने लोगों को ही आरक्षण का लाभ अधिक मिलता जा रहा है, और इसकी ज़रूरत है कि जो वास्तव में वंचित हैं वहाँ तक लाभ पहुँच क्यों नहीं रहा है, और इसका रीसर्वे और री एग्जामिनेशन होना आवश्यक है। बार बार फैक्ट्स के ऊपर, चूँकि सबसे बड़ी बात वोल्ड पॉलिटिक्स आती है, इसलिए इस बात को कभी भी नहीं देखा जा सकता। ओबीसी के वर्ग के विषय के मामले में तो फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर का प्रिंसिपल लागू किया है, परंतु एससी एसटी के मामले में तो क्रीमी लेयर का प्रिंसिपल भी लागू नहीं होता है। तो निश्चित रूप से कुछ राज्यों ने, जैसे पंजाब ने भी, यहाँ तक कि एक बार बिहार ने भी पिछड़े और अति पिछड़े का एक क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की थी, परंतु वो क्लासिफिकेशन इसलिए नहीं चल पाया कि संविधान में इस तरह के फर्दर विभाजन की कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए नहीं कर पाया। वरना कई जगह, पंजाब में खास तौर पर ये कहा गया था
कि जो दलितों में सफाई कर्मी है या और बिल्कुल पिछड़े हैं, जो वो यानी शेड्यूल कास्ट में भी और ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, उनको अतिरिक्त लाभ दिया जाए। बिहार में भी इस तरह की बात आई थी, वहाँ पिछड़े और अति पिछड़ों की बात चली थी, परंतु संवैधानिक दृष्टि से उचित नहीं होने के कारण वो नहीं चल पाए। परंतु जहाँ तक संविधान की समीक्षा की बात है, संविधान की समीक्षा तो अपने आप में मेरे ख्याल से, क्योंकि केशवानंद भारती के जजमेंट के बाद के जो बेसिक स्ट्रक्चर है, संविधान में संशोधन किया जा सकता है, पर संविधान की समीक्षा और संविधान के मूलभूत ढांचे से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। ये एक नहीं, एक के बाद, क्योंकि प्रारंभ के निर्णय ये आए थे कि संविधान संशोधन का मतलब कितना ही संशोधन कर लिया जाए। उसके बाद ये जजमेंट आया था कि संविधान में किसी प्रकार का, स्पेशली जो मूल अधिकारों वाला भाग है, उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। उसके बाद बड़ी बेंच का केशवानंद भारती का फेमस जजमेंट आया, जो आज तक फॉलो हो रहा है, जिसमें कहा गया था कि संशोधन किया जा सकता है क्योंकि समय की आवश्यकता है, पर मूलभूत भावना में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। बेसिक स्ट्रक्चर प्रिंसिपल, जिसके लिए आज भी बड़े बड़े लोग ये कहते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर तो एक जुडिशियल डिवाइस है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो कहीं लिखा ही नहीं है। जैसे तो एक चीज और इससे आगे की मैं बताता हूं, देखिए राजनीतिक दल, जो आपने कहा कि इसका सियासीकरण कर दिया गया है, सरकारें अपने मन से 65% तक आरक्षण दे रही हैं, जबकि रूल्स में साफ लिखा हुआ कि आप इस लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते। तमिलनाडु अपने अंदाज में, राजस्थान ने भी कर दिया था, कर्नाटक अपने तरीके से कर रहा है। तो ऐसे में लगता है आपको कि राज्यों ने भी छिन्न भिन्न कर दिया इस मकसद को ही? देखिए, रूल्स में ये नहीं लिखा हुआ है। रूल्स जो एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जिसमें कहा था कि रिजर्वेशन का मतलब ये नहीं होता कि सारा का सारा 100% रिजर्वेशन ही कर दिया जाए। तो उन्होंने कहा था कि हम अपर एक लिमिट 50% फिक्स करते हैं, सिवाय अपवाद स्वरूप मामले को छोड़कर। उन्होंने उदाहरण भी दिया था कि उदाहरण स्वरूप मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट की कोई स्टेट है जहाँ 80% आबादी ट्राइब्स की है, वैसी परिस्थिति में अगर वहां हम 50% का कैप रखेंगे तो ये रिवर्स रिजर्वेशन हो जाएगा और जो लोग हैं उनको उनका लाभ नहीं मिल पाएगा। अब निश्चित रूप से, क्योंकि बेसिकली जो संविधान का उद्देश्य तो यह था कि वंचितों को लाभ देना, और अब उसकी जगह अगर राजनीतिक दल अपने लाभ के लिए रिजर्वेशन का या रिजर्वेशन नहीं होने का उपयोग कर रहे, इसलिए ये परेशानी आ रही है। जहाँ अगर आपका सोशल सर्वे हुआ है और सोशल सर्वे में कहीं ये स्थिति आ रही है कि यहाँ 50% का आरक्षण फिजिबल नहीं है, इसको बढ़ाना चाहिए। यह नहीं कि साहब एक पर्टिकुलर जाति ने आंदोलन कर दिया और एक पर्टिकुलर ग्रुप ने आंदोलन कर दिया तो उसको राजी करने के लिए आरक्षण दे दिया गया। कई राज्यों में ये हुआ है कि आजकल डिमांड के आधार पर आरक्षण दिया जा रहा है, आवश्यकता के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। अगर आवश्यकता है तो निश्चित रूप से आरक्षण की सीमा को बढ़ाया जा सकता है, और संविधान भी और साथ में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी इसकी अनुमति देता है। परंतु डिमांड के आधार पर, प्रेशर ग्रुप के आधार पर जो आरक्षण दिया जा रहा है, सारे झगड़े की समस्या, राजनीति वहीं से शुरू होती है। और एक सबसे मोटी बात और आप ये देखिए कि इसमें समाजों की ताकत का और अंदाजा देखते हैं राजनीति। जितनी ताकत के साथ आप पटरियां उखाड़ रहे हैं कि न्यूसेंस कर रहे हैं, तो आपकी बात जल्दी सुनी जाएगी, नहीं तो आप 365 दिन धरना दे लो, कोई असर नहीं पड़ता है किसी के भी। तो ये स्थितियां बन गई। और आप सही कह रहे हैं कि वो ताकत के एहसास के साथ में सरकारें उसकी गलियां निकालने की कोशिश करते हैं, और मालूम है कि अंदर जाकर के जिस अनुसूची में जिस तबके को आप शामिल करना चाहते हैं वो संभव नहीं है, क्योंकि अपवाद स्वरूप में आपको जस्टिफाई करना होगा कि हाँ बिल्कुल इस तरह से इसकी आवश्यकता पड़ती है, लेकिन वो नहीं बैठ पा रहा है। चले, मैं भरत आपके पास में आना चाहूँगा। आपको लगता है कि इसका राजनीतिकरण दोनों ही तरफ से किया जा रहा है? नहीं, देखिए, मैं जैन साहब को धन्यवाद भी दूंगा कि अभी जो उन्होंने जो भी बातें की उसमें उन्होंने राहुल गांधी जी की 2 बातों पर मोहर लगाई। पहली बात, राहुल गांधी जी कहते हैं जातिगत जनगणना। जातिगत जनगणना का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि लोगों को जातियों में बांट देना। जातिगत जनगणना का मतलब है कि जो जातियों के अंदर भी लोअर जो जातियां हैं, जो जातियां रिजर्वेशन के लाभ लेने से वंचित रह गई है, उन जातियों को आइडेंटिफाई किया जाए और उनके लिए पॉलिसी मेकिंग की जाए। क्योंकि जो रिसोर्सेज है, उन रिसोर्सेज का पूरा यूटिलाइजेशन करके उनको कैसे अपलिफ्ट किया जाए, कैसे आर्थिक शैक्षणिक रूप से उनको सुदृढ़ किया जाए, इसलिए हम जातिगत जनगणना का बार बार
हम बात कर रहे हैं। और दूसरी बात अभी जो जैन साहब ने कहा कि जो 50% की कैपिंग है, जो हमारे मैनिफेस्टो में भी है कि जो रिजर्वेशन की 50% की कैपिंग है हम उसको हटाएंगे, ये राहुल गांधी जी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ बैकवर्ड एरिया ऐसे भी हैं जहां पे 80 to 90% लोग हैं जो अभी भी शोषित है, वंचित है, आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं है। तो यानी कि जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है वो आम जनता की आवाज है, वो जो ग्रास रूट पर जो चीजें, जो संभावनाएं हैं, जो समस्याएं हैं जिनसे लोग परेशान है, उन परेशानियों को राहुल गांधी जी ने देखा है। भारत जोड़ो यात्रा के अंदर जब वो चले 3,500 किलोमीटर की उन्होंने यात्रा की, तो उन्होंने एक एक छोटे छोटे बिंदुओं को समझा। उन्होंने वहां की भौगोलिक स्थिति को, वहां की राजनीतिक स्थिति को और वहां के हर एक परिवेश को समझकर इस मैनिफेस्टो को बनाया है। इसलिए वो बार बार ये बात करते हैं और उस पर मोहर भी लगती जा रही है। योगेंद्र जी, राजनीतिक पार्टियां जो उपयोग कर रही है वो उपयोग कर रही है भारतीय जनता पार्टी। अभी इन्होंने कहा कि हम झूठ बोल रहे हैं। जनसत्ता, न्यूज 18, अमर उजाला, न जाने इतने कितने ऐसे पेपर्स हैं, वीडियो की भी कटिंग्स है जो ये बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से आरक्षण का विरोध कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने, प्रत्याशियों ने विरोध किसने किया? आरक्षण ना आप कर रहे हैं ना बीजेपी कर रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? मुद्दे तो बहुत सारे हैं। जरूरत इसलिए पड़ रही है योगेंद्र जी, क्योंकि जो मुद्दे हैं वो मुद्दे भारतीय जनता पार्टी जनता को बता नहीं पा रही। 2014 में इन्होंने लोगों को गुमराह किया, 2019 में किया, अब 2024 में भी ये 10 साल सत्ता में और अभी भी विपक्ष के नाम पर वोट मांगेंगे आप। अभी अब आप सुनिए, जवाब सुनिए श्याम जी का। जी श्याम जी। योगेंद्र जी, अब देखिए कितनी सफाई से इन्होंने राहुल गांधी जी का यहाँ पे आपके चैनल पे जोड़ दिया, मार्केटिंग की और जोड़ दिया। राहुल गांधी जी कहते हैं मैं एक झटके में गरीबी खत्म कर दूंगा। अरे भैया मजाक है क्या? ना विजन है ना रोड मैप है। आप राहुल गांधी जी की मार्केटिंग कितनी करेंगे, अब कब तक करेंगे, मुझे ये समझ नहीं आता। आप छोड़ दीजिए, कोई नया चेहरा ढूंढिए ताकि आपके कांग्रेस का कुछ कल्याण हो पाए। आप देखिए गुलाम नबी से लेकर कपिल सिब्बल जी से लेकर के कितने पिछले 10 साल में कितने लोग हैं जो कांग्रेस छोड़कर चले गए। डूबता हुआ जहाज बोल रहे हैं उस कांग्रेस को, कांग्रेस के ही पार्टी के लोग। और अब स्थिति ये है कि इतना झूठ राजस्थान की पूरी जनता जानती है कि किस प्रकार से आकर के बोल के गए कि 10 दिन में कर्जा माफ हो जाएगा। किसानों की जमीन नीलाम हो गई एक झूठ के कारण। आप इतना झूठ क्यों फैलाना चाहते हैं कि उसका प्रभाव कहीं ना कहीं किसी गरीब पे, शोषित पे, वंचित पे पड़े? इस तरह की झूठ मत फैलाइए, आपसे आग्रह है। ऐसा झूठ कहीं ना कहीं किसी न किसी का नुकसान करता है। कितने हजार लोगों की जमीनें नीलाम हो गई आपके एक झूठ की वजह से। आपने तो एक किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। इस तरह की झूठ 16 लाख करोड़ भरत जी एक मिनट देखिए, आपको सुना पूरी तरह जी। श्याम जी कंटिन्यू। बिल्कुल। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी 10 साल से शासन में है। सुरेश कलमानी जी से लेकर के कितने इनके मंत्री, कितने इवन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी तक जैसे शख्सियत को भ्रष्टाचार के आरोप में कोर्ट तक में पेश होना पड़ा। केवल और केवल 2G 3G और इस तरह के। अरे भैया, अरे रुक लीजिए, भरत जी एक मिनट, आपने 10 साल काम किया। भरत जी भैया आला कमान जी थोड़ा क्या कह दिया, क्या वो नाराज होते हैं? सुन लीजिए, जो सच्चाई है उसको स्वीकार करिए। बताइए अपनी सरकार की योजना। 10 साल में एक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। कितने किलोमीटर की सड़कें बनी? अगर मैं मेरे सरकार की उपलब्धियां गिनाने बैठूंगा तो कम से कम 2-3 घंटे का समय लग जाएगा। 3 मिनट ही बता दीजिए सरकार की उपलब्धि। कितने किलोमीटर सड़कें बनी, कितने किलोमीटर रेल नेटवर्क बिछा, कितने लोगों को रोजगार मिला, कितने इन्वेस्टमेंट आए, आंकड़े तो बताइए। पीएलएफएस का रिकॉर्ड है कि 8% से 4.5% आ रही है केंद्र की नौकरी। सच्चाई 30 लाख पद खाली पड़े। देखिए भरत जी, केवल और इस डिबेट को अगर इस तरह से आपको गुमराह करने की आपकी चेष्टा है तो वो नहीं होगा। आप पीएफओ ऑफिस जाके पूछिए, पर ईयर लगभग 1.5 करोड़ के आसपास रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। यानी लोग कहीं ना कहीं 1.5 करोड़ नौकरी छोड़ने के बाद भी। मैं लेकिन एक बात जानना चाहता हूं, सुनिए भरत जी, मैं श्याम जी, भरत जी से मेरा सवाल था, मैं आपसे भी ये जानना चाहूंगा। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि आपने गिनाया कि सरकार ने इतना काम किया, पर मंचों से डाइवर्ट क्यों किया जा रहा है मुद्दों को? आरक्षण में इस वर्ग का लाभ ये खा जाएगा, इस संपत्ति को ये खा जाएंगे, तो गिनाने के लिए बहुत सारी चीजें, उनसे डाइवर्ट बीजेपी भी हो रही है, कांग्रेस ने बीजेपी भी जा रही साइड में। देखिए क्या आवश्यकता पड़ रही है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो भी कार्य किए हैं, निचले स्तर तक एक एक कार्यकर्ता ने जनता तक पहुंचाने की पूरी चेष्टा की और पहुंचाया और सफल भी हुए। लेकिन जिस प्रकार का झूठ कांग्रेस फैलाने की कोशिश कर रही है, एक बड़े वर्ग को, बड़े तबके को उसको बरगलाने की कोशिश कर रही है, और जिस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है कांग्रेस, तो कहीं ना कहीं उसको काउंटर करने के लिए चीज़ों को देखना पड़ता है, बताना भी पड़ता है। क्योंकि ये झूठ
की पार्टी है, पूरी तरह से आज राहुल गांधी से लेकर के और निचले स्तर तक के कार्यकर्ता पूरी तरह से झूठ को लेकर के चल रहे हैं। और वो झूठ बोलने के जो इनके आला कमान है, जब राजस्थान में बोल के गए 110 तक की गिनती, और आज तक वो किसान हताश और आपने निराश, लोकसभा में जवाब दिया है कि हमने किसानों की कर्ज माफी की कभी बात नहीं की। अरे भैया, और उद्योगपतियों के 16 भैया लाख करोड़ सुनिए, माफ कर दिए। आप वो कहाँ गए, उनको बुलाइए ना। उगाता है, अरे भैया उसके बुलाइए ना किसानों के उसको, माफ नहीं करे राहुल आपने। गांधी जी को बुलाइए ना, बताइए ना कि 10 तक की आपने गिनती क्या पूरी नहीं हुई। लोकसभा 5 के साल अंदर क्या ये किया आपकी रिप्लाई दिया सरकार कि ने? हमने कभी भी 5 किसानों साल की तक कर्ज आपकी माफी की सरकार ने बात क्या किया? नहीं की। कुर्सी कुर्सी और खेला हमने क्या? कोई कानून नहीं बनाया जिससे कुर्सी कुर्सी किसानों खेला की क्या कर्ज आपकी माफी सरकार ने? कर 5 साल सके। 5 साल तक आज आप लोग तक कुर्सी किसानों की खेलते कर्ज रहे, माफी की जनता को बात नहीं आपने करी लॉ आपने। एंड माफी ऑर्डर फेल चाहूंगा, करवा दिया समय आपने। का अभाव, समय हो चुका है। खैर चलिए, सियासी पारा आरक्षण पे कोई आखिरी बहस नहीं है, और मुझे लग रहा है कि चुनावी सभाएं जहां चल रही हैं वो कोई आखिरी नहीं है। जब वक्त पे राजनीतिक दलों को लगता है कि अब वोट फसल काटने का अवसर आ गया और आरक्षण के नाम पे काटी जा सकती है, संविधान के नाम पे काटी जा सकती है, ये कटती रहेगी। ये तो राजनीतिक दलों को तय करना है कि वाकई मुद्दे बहुत सारे हैं, अगर उन पे हम फोकस करें तो शायद इस देश का भला। और मुझे कोई बड़ी बात नहीं है, मैं 30 सेकंड का वक्त जैन साहब को देना चाहूँगा, हालांकि समय हो चुका। सर, आपको लगता है कि ये मुद्दों से राजनीतिक दल डाइवर्ट हो गए थे? एक बड़ा कारण मुझे महसूस होता है कि लोगों की दिलचस्पी वोट डालने में नहीं होती, कम होती जा रही है। निश्चित रूप से जिस तरीके से अगर हम राजस्थान में ही देखेंगे तो विधानसभा चुनाव जो कि अभी 4 महीने पहले ही हुए थे और अभी में 11% वोटों इसका फर्क आ गया है। आखिर निश्चित रूप से क्योंकि जनता ऐसा लगता है कि इन मुद्दों से ऊब रही है। आपको पता होगा कि धर्म का उपयोग करना दुराचरण की श्रेणी में आता है चुनाव में, और महाराष्ट्र के एक सांसद का चुनाव निरस्त हुआ था, परंतु प्रक्रिया इतनी लंबी है, 5 साल पूरे हो जाते हैं। और अब तो इन चुनाव में लगता है कि जो दुराचरण है, धर्म के नाम पर, विभाजन के नाम पर पैसे दे, कुछ लालच देकर वोट मांगना एक आम प्रक्रिया हो गई है। और देश के बड़े बड़े नेता धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं, तो फिर संविधान के प्रति हमारी आस्था कहाँ गई? फिर हम कितना ही कहते रहे कि संविधान को अब सब कुछ मानते हैं, एक तरफ तो हम जबान पे तो संविधान का नाम लेते हैं और कर्मों में संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो हमें ये सोचने के समय, और जनता भी इस चीज को समझ रही है कि हमारे साथ क्या किया जा रहा है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।